हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल बी डूइंग वेल। तो आज का हमारा ये सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और नंबर सिस्टम का ये आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम जो है वो PYQs डिस्कस करेंगे इन तीनों एग्ज़ाम्स के, और कुछ रीसेंट ईयर्स के PYQs लाएंगे हम, जैसे 2025 के और 2024 के। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है कि जिन लोगों का JNVST का एग्ज़ाम है 28 नवंबर को, वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन इस सीरीज से कंटिन्यू रख सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो आपका सम होगा वो भी एक होल नंबर आएगा। जैसे मान लो 2 + 3 = 5, तो 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, और जो आपका सम आया है 5 वो भी एक होल नंबर है। इसी तरह अगर आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो भी एक होल नंबर ही आएगा। जैसे 2 × 3 = 6, यानी दो होल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है और हमारा प्रोडक्ट भी होल नंबर आया है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी होल नंबर्स की, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है रीऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। रीऑर्डरिंग, तो यानी अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम उनका ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे, तब भी हमारे पास आंसर जो है वो बराबर ही आएगा। जैसे मान लो दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, एक नंबर A है दूसरा B है, तो उससे जो आंसर आएगा B + A को ऐड करके भी वही आंसर आएगा, यानी हमने इसको रीऑर्डर कर दिया। जैसे 2 + 3 भी 5 आएगा और 3 + 2 भी 5 ही आएगा। इसी तरह दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक नंबर A है और दूसरा B है, तो चाहे आप B को भी A से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो है रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस, अगर चाहे आप दूसरे दो नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे और फिर उससे पहला नंबर ऐड करेंगे, या पहले दो नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे और उनसे तीसरा नंबर ऐड करेंगे, तो आपके पास दोनों केसेस में आंसर जो है वो इक्वल आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ये फॉलो होती है। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 2 प्लस, और फिर हमने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया दूसरे दो नंबर्स का, 3 + 5 हमने रख दिया। तो इससे अगर हम आंसर निकालने की कोशिश करें, या फिर हम क्या करें, पहले दो नंबर्स का ग्रुप बना लें, यानी रीग्रुपिंग कर लें इसकी, और फिर तीसरे नंबर को बाहर रख लें, दोनों केसेस में हमारे पास वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो 2 + 3 और 5 हो जाएगा 8, और इस तरफ कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, और साथ में +5। तो इधर से भी हमारे पास जो है 2 और 8 10, और दूसरी तरफ से भी हमारे पास 5 और 5 10, यानी दोनों तरफ से जवाब जो है वो बराबर आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रीग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आगे मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी क्या है। तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को पूरे का पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आए, तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 256, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 आ गया। अब ऊपर से लाएंगे 5, तो 2 × 2 = 4, 5 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। अब हम ऊपर से लाएंगे 6, तो 2 × 8 = 16, 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि 256 इज डिविजिबल बाई 2। तो अब हमें जो है क्या करना है, हमें इस तरह से डिवाइड करके चेक नहीं करना है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम स्पेसिफिकली इन एग्जाम्स। तो हम वहाँ पे ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम इतने बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करें और वहाँ चेक करते रहें कि डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम नंबर्स को देख के ही पता कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं।
तो हम 1 से 20 तक किसी भी नंबर के लिए वो ट्रिक्स जो हैं वो आज सीखेंगे। जैसे हमने क्या किया है कि उन सभी नंबरों को 3 या 4-5 ग्रुप्स में बाँट दिया है। तो हम एक-एक करके एक ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे और फिर बाकी के साथ के सभी नंबर जो हैं वो तकरीबन सेम ही रूल फ़ॉलो करते हैं। तो जैसे मान लो हम डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 और 10, ठीक है? तो इसमें हम एक ही रूल फ़ॉलो करते हैं, वो है लास्ट डिजिट रूल। तो लास्ट डिजिट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसके आखिर में 0 है या कोई इवन नंबर है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी हमने 256 की एग्जांपल देखी थी कि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 30 है हमारे पास एक नंबर, तो 30 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 568, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके एंड में भी एक इवन नंबर है। तो अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो कोई भी नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, वो 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक नंबर ले लिया 280, तो ये 5 से हो जाएगा क्योंकि इसके एंड में 0 है। फिर एक और नंबर ले लेते हैं 5625, तो क्या ये 5 से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा क्योंकि इसके एंड में जो है वो 5 है। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 का क्या रूल होता है कि किसी भी नंबर के आखिर में या उसके लास्ट में या उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है, तो हम क्या कहेंगे? वो नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1280, 1280, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट भी 0 है। अब है डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 9, इसको हमने ग्रुप 2 में रखा है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? डिजिट्स का सम करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 जो है वो हम कैसे चेक करते हैं? तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एक नंबर है 36, तो हम बड़े से बड़े नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम टेकिंग 36। तो 36 एक नंबर है, तो क्या ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या डिजिट है? एक 3 है और एक 6 है। तो हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं, 3 + 6 क्या हो जाएगा? 9। तो अगर हमारे पास डिजिट्स का सम एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो जो गिवन नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 9 की डिविजिबिलिटी का भी कुछ ऐसा ही रूल है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 72, तो इसके डिजिट्स को सम करेंगे। क्या डिजिट्स हैं? एक तो 7 है, एक 2 है, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा? 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 99, तो 99 क्या 9 से हो जाएगा? तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं, 9 + 9 18। तो क्योंकि 18 एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 99 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे ग्रुप पे। तीसरा ग्रुप है हमारा लास्ट मल्टीपल डिजिट्स। इसमें लास्ट के कुछ 2 या 3 डिजिट्स हम चेक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहले हम 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, फिर हम 8 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि अगर हमारे लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 0 हैं, या फिर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं, तो जो गिवन नंबर है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जैसे नंबर है 200, तो हम चेक करना चाहिए 4 से डिवाइड होता है, तो हमें बिना डिवाइड किए पता लग जाना चाहिए क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जैसे एक नंबर है 216, तो क्या ये 4 से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा क्योंकि इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह डिविजिबिलिटी बाय 8 का क्या रूल होता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 0 हैं या 8 से डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 3000, तो 3000 8 से डिवाइड होगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 0 हैं। या मान लो हमारे पास है 3264, तो ये हम कैसे चेक करेंगे? देखो, इसके भी लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो है अगला ग्रुप है ग्रुप नंबर 4। इसमें हम 6 की और 12 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो क्योंकि 6 और 12 या 14 या 15 या 16 ये सब हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स,
तो कंपोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? अब जैसे 6 है तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 36 है, एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे 36 है तो 36 जो है वो क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि एंड में इवन नंबर है और इसके डिजिट्स का सम 9 आता है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी ये नंबर 2 और 3 दोनों से होता है तो फिर 6 से भी हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि 12 भी एक कंपोजिट नंबर है तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 4 ज़ा 12। तो अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह मान लो अगर आपने चेक करना है कि कोई नंबर 14 से डिवाइड होता है तो कैसे चेक करेंगे? क्योंकि हमें पता है 2 7 ज़ा 14, तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है तो फिर वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास एक स्पेशल ग्रुप है और वो स्पेशल ग्रुप में थोड़े से अलग रूल है। तो जैसे हमारे पास अब हमने अगर चेक करना है कि कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, 11 से होता है नहीं, 13 से होता है नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? हमें क्या करना है, अगर हमने 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 72, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? हमने क्या करना है, इसमें जो लास्ट डिजिट है उसको लेना है और उसको 2 से करना है मल्टीप्लाई, कोई भी डिजिट होगा तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको जो पीछे रिमेनिंग नंबर होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 7 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, तो फिर ये जो हमारे पास पूरा नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास ये एक नंबर आया है 3, तो यानी 3 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 72 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 49, तो 49 जो है इसमें जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 9 है, ठीक है। तो 9 जो है, 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो 18 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हम जो है हमारे पास जो रिमेनिंग है, क्योंकि ये नंबर छोटा है लेकिन फिर भी ये रूल तब भी एप्लीकेबल होगा। अब 18 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या 4 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम नंबर का मॉड्यूलस लेंगे, यानी हम उसको जवाब जो है वो पॉजिटिव में ही लिखेंगे। तो 4 में से 18 जो है वो हम निकालेंगे तो आ जाएगा 14, माइनस का ही आएगा क्योंकि लेकिन मॉड्यूलस है तो हम इसको प्लस का ही कंसिडर करेंगे। तो क्योंकि 14 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी जो है वो पूरे का पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 52, जैसे हमारे पास एक नंबर है 52, तो 52 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब हमने रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 4 अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो क्योंकि 1 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम 7 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाई 11 है, तो डिविजिबिलिटी बाई 11 को हम कैसे चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी बाई 11 को चेक करने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 1 3 3 1। तो हम क्या करते हैं, जो ऑड पोजीशन पे डिजिट्स हैं और जो इवन पोजीशन पे डिजिट्स हैं उनको हम जो है पहले सम करते हैं और जो सम आ जाता है फिर सम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाए जो 0 है या फिर 11 से डिवाइड हो जाता है तो फिर हमारा जो गिवन नंबर होगा वो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स को देखते हैं, फिर इवन प्लेसेस वाले डिजिट को देखते हैं। तो 1 जो है हमारे पास ये ऑड पोजीशन पे है, फिर इधर 2 है, 3 है और 4 है। तो पहला ऑड पोजीशन वाला डिजिट हमारे पास क्या है? 1। फिर दूसरा ऑड पोजीशन वाला क्या है? 3। और फिर इवन पोजीशन वाले कौन से हैं? ये वाला 3 और ये 1। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऑड प्लेसेस वालों को सम करेंगे। तो ऑड प्लेसेस वालों का सम क्या है? 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह इवन पोजीशन वालों का अगर सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 3 + 1 और वो भी कितना है? 4। अब ऑड और इवन पोजीशन वालों का जो सम आया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 - 4 0। तो यानी एक ऐसा नंबर आ जाए या तो वो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो या 11 से डिवाइड हो जाता हो, तो जो गिवन नंबर है हमारा वो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब है डिविजिबिलिटी बाई 13। तो 13 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? हम एक नंबर की
एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 52, तो 52 में क्या है, हमने क्या करना होता है, इसका जो यूनिट डिजिट होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 जा 8। अब क्या करना है, जो डिजिट पीछे बच जाएगा या नंबर पीछे बच जाएगा उसमें ये ऐड करना है। तो 5 + 8 हो जाएगा 13। हमारे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 13 से डिवाइड होता हो, या ऐसा बोल सकते हैं 13 का मल्टीपल हो, तो फिर जो गिवन नंबर है वो भी डिवाइड 13 से हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास, क्योंकि हमने जब लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया और रिमेनिंग नंबर में हमने ऐड किया, तो हमारे पास आंसर 13 आ रहा है, यानी एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 13 से डिवाइड हो जाता है। तो ये जो गिवन नंबर है ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ए क्या है, ए हमारा है डिविडेंड है, बी जो है वो हमारा डिवाइजर है, आर जो है वो हमारा रिमाइंडर है, और क्यू जो है वो हमारा कोशेंट है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 586, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, अब ऊपर से हम 8 लाएंगे तो ये आ गया 8। अब फिर से 5 1 जा 5, अब हमारे पास क्या बच गया, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया, अब ऊपर से हम लाएंगे 6। तो 5 7 जा 35, तो 36 में से 35 सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी आ गया 1। तो यानी हमारे पास यहाँ पे क्योंकि डिवाइड करने वाला नंबर है, ये क्या है, ये हमारे पास है डिवाइजर, और जो डिवाइड हो रहा है ये क्या है, ये हमारे पास डिविडेंड है, और जो हमारे पास पीछे बच रहा है ये रिमाइंडर है, और जो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया है ये हमारा कोशेंट है। तो ये आपको पहले से पता है, लेकिन हम इस ट्रेडिशनल तरीके से ही हमेशा चेक नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग। तो पेपर में हमारे पास ऑलरेडी जो है वो लिमिटेड टाइम होता है। तो हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर हमें ये डिविडेंड नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम डिविडेंड कैसे निकाल देंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या है, यानी आपका डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 5 है, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, कोशेंट क्या है 117 प्लस रिमाइंडर। तो आपने डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें रिमाइंडर जमा कर देना है, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इसी तरह आपको इनमें से कोई भी अगर 3 वैल्यूज दी हो और चौथी पूछी हो तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लो आपको डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट तीनों चीजें दी हैं, अब आपको पूछा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास ये बी और क्यू जो है, यानी बी और क्यू का प्रोडक्ट, डिवाइजर और कोशेंट का प्रोडक्ट जो है वो रिमाइंडर के साथ एडिशन में है। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी क्यू, यहां से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह मान लो आपको डिविडेंड भी दिया है, कोशेंट भी दिया है और रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन आपको डिवाइजर निकालना है। तो डिवाइजर कैसे निकालेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे प्लस में है, दूसरी तरफ जाके वो माइनस में हो जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे कोशेंट है, कोशेंट जो है वो डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ वो जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कोई भी 3 वैल्यू से चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं बिना कन्वेंशनल तरीके से डिवाइड किए हुए। तो इस तरह से आप टाइम अपना सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो रोमन न्यूमरल्स में आपने क्या याद रखना है, 5 को हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं, यानी जिसको हम हिंदू अरेबिक में 5 कहते हैं उसको वी से रोमन न्यूमरल में रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को एक्स से, और फिर 50 एल, 100 सी, 500 डी और 1000 एम। तो इनमें लिखने का क्या तरीका होता है कि अगर हमारे पास बड़े न्यूमरल के आगे कोई छोटा न्यूमरल है तो उसमें वो ऐड करते हैं, और अगर बड़े न्यूमरल से पीछे कोई छोटा न्यूमरल है तो उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे देखते हैं, तो डी जो है वो हम 500 को बोलते हैं, सी हम 100 को बोलते हैं, यानी डी जो है वो बड़ा है, सी छोटा है, तो उसमें ऐड कर देंगे। तो 500 प्लस 100 600। इसी तरह डी बड़ा है तो सी छोटा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। तो कभी कभी क्या होता है, हम समझते हैं कि मान लो जो नंबर हमने लिखना है हम जितनी मर्जी बार जो है वो रिपीट करें किसी सिंबल को, तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि कोई भी सिंबल जो है वो कितनी बार रिपीट होगा उसके लिए सर्टन रूल्स जो है वो मौजूद हैं रोमन नंबर्स के अंदर। जैसे मान लो कभी कभी 40 लिखना हो तो हम 4 बार x लिख देंगे तो हम समझेंगे 40 हो गया है, तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि हम x को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर हमने 40 लिखना है कैसे लिखेंगे, 50 को हम
एल लिखते हैं और 10 को एक्स लिखते हैं। अगर एल के पीछे एक्स लिखा है यानी बड़े न्यूमरल के पीछे छोटा लिखा है तो इसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 50 में से अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 40 लिख पाएंगे। अब जिन रूल्स की मैं बात कर रहा था उनको देखते हैं। तो वो रूल क्या है कि ये जो हमारे पास आई, एक्स और सी हैं, यानी 1, 10 और 100 का जो सिंबल है, इसको आप 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। फिर जो वी, एल और डी है यानी 5, 50 और 500, इसको आप कभी भी रिपीट नहीं करते। इसके अलावा तीसरा रूल ये है कि वी, एल और डी इसको आप कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते, यानी किसी बड़े सिंबल के पीछे ना आप वी लिख सकते हैं, बड़े सिंबल के पीछे ना आप एल लिख सकते हैं और ना बड़े सिंबल के पीछे डी लिख सकते हैं। ऑल 3 विल बी रॉन्ग। तो ये रूल आपने फॉलो करना है, तो इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, आप बड़े से बड़ा नंबर जो है वो लिख पाएंगे। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम आगे जो है वो प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेशन यूजिंग गिवन डिजिट्स। तो इसमें क्या करना है कि इसमें वो आपको कुछ डिजिट्स दे देगा और कहेगा आपने ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, कभी इवन के लिए बोलेगा, कभी ऑड के लिए बोलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर वो इसमें से पूछता है। तो जैसे मान लो 3, 0, 8, 5, 1 एंड 4, ये कुछ डिजिट है उसने आपको दे दिए हैं और कहा है आप इससे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट ऑड बना के बताओ, 6 डिजिट ऑड। तो जब भी आपने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो आपने क्या करना है, बड़े से छोटे डिजिट्स की तरफ मूव करना है। सबसे पहले आपने सबसे बड़ा डिजिट रखना है और फिर छोटा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो नंबर आपने बनाना है 6 डिजिट का वो ऑड होना चाहिए। तो यानी सबसे जो आपकी जो है वो लास्ट पोजीशन होगी या फिर जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो ऑड होना चाहिए। तो सबसे बड़ा डिजिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा डिजिट है 8, फिर 5, फिर 4 के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, फिर 1 और फिर 0। लेकिन अगर हम 0 को यूनिट डिजिट बना देंगे तो इवन हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 को रखेंगे और लास्ट में 1 को रख देंगे। तो इस तरह हमारे पास 6 डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बन गया यूजिंग दीज डिजिट्स। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो देखते हैं। अब उसने क्या किया, कुछ और डिजिट दे दिए जैसे 7, 2, 0, 9 और फिर 6 एंड देन 3। तो अब उसने बोला है कि इससे आप जो है 6 डिजिट स्मॉलेस्ट इवन बना के बताओ, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट इवन नंबर। तो जब आपने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपने क्या करना है, सबसे जो पहली पोजीशन होगी आपकी तो उसमें आपने जो है वो सबसे छोटा डिजिट लिखना है। तो सबसे छोटा तो 0 है यहाँ पे, लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि अगर सबसे छोटा जो 0 है उसको हम पहले लिख देंगे तो वो 5 ही डिजिट का रह जाएगा। क्योंकि किसी भी डिजिट के अगर लेफ्ट साइड में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती उस 0 की। तो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं इसमें, तो 2 लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे 0, फिर 3। तो यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ आपने जाना है, ठीक है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि हम सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे 9 है तो उसको यूनिट डिजिट नहीं बना सकते। फिर उससे छोटा 7 है उसको भी यूनिट डिजिट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फिर वो ऑड हो जाएगा, इवन नहीं रहेगा। तो यानी फिर हम क्या लिखेंगे इसके बाद, फिर लिखेंगे 7, फिर 9 और लास्ट में हम जो है वो 6 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम सबसे छोटा 6 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। तो इस तरह से हमने नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो PYQ सेशन जो वो लेकर आएंगे और उसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।